नमस्कार, चुनाव पूर्व विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। इस हफ्ते गुरुवार को दूसरा चरण का मतदान होगा, जिसमें 13 प्रदेशों की 97 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण में बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 5 के लिए भी मतदान होंगे। राज्यनामा में आज चर्चा होगी बिहार की। भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। गरीब से गरीब लोग के बैंक के सामने आएगा 72,000 रुपए हर हम तो काम के आधार पर चलते रहते हैं। जहाँ अमन चैन है वहीं आप लोग विकास पा सकते हैं। बिहार में चुनाव की शुरुआत तो पहले चरण से ही हो गई थी, जब 4 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। अब 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार की चुनावी राजनीति, खासकर लोकसभा के बारे में चर्चा करने से पहले आइए आपको ले चलते हैं डेटा सेंटर, जहां टीना झा हमें बिहार के चुनावी आंकड़ों के बारे में जानकारी देंगी। टीना, बताइए। शुक्रिया सोनिया। तो डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और चुनावों के पहले चरण के तहत इनमें से 4 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। जिन 4 सीटों पर पहले चरण के तहत यानी 11 अप्रैल को वोटिंग कराई गई, उनमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट शामिल थे और इन सीटों के लिए 53.5% मतदान दर्ज किया गया। कुल 44 उम्मीदवारों ने इन 4 लोकसभा सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमाई। नतीजे 7 फेज पूरे होने के बाद 23 मई को आएंगे। बिहार में आपको बता दें कि 7 चरण में मतदान होना है 40 सीटों के लिए। अब बात करते हैं पिछले चुनावों के आंकड़ों की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 40 में से 12 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का सूरत हाल तब भी वही था जो 2014 के चुनाव में रहा। यानी कांग्रेस बिहार में 10 साल पहले 2009 में भी 2 सीटों पर ही थी। जेडीयू 2009 में एनडीए का हिस्सा थी और उसे 20 सीटों पर कामयाबी मिली थी 10 साल पहले। वहीं आरजेडी ने तब यूपीए का साथी बने बिना अकेले चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज किया और 4 सीटों के साथ उन्होंने संतोष किया। रामविलास पासवान की एलजेपी ने 2009 में बिहार में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसका कोई भी प्रत्याशी अपने मुकाबले को जीत में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि इनमें 8 सीटें ऐसी थी जहां एलजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अब साथ ही राजनीतिक दलों को मिले वोट शेयर को भी देख लेते हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो बीजेपी को बिहार में तकरीबन 14% वोट मिले थे, कांग्रेस को 10.2% वोट मिले थे, एनडीए में शामिल जेडीयू को तब 24% से ज्यादा वोट मिले थे और आरजेडी का वोट बैंक 19% से ज्यादा रहा था 2009 में। एलजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी पार्टी, लेकिन फिर भी उन्हें 6.5% से ज्यादा वोट मिला था 2009 में। बाकी का तकरीबन 26% वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में गया था। अब बात करते हैं 2014 के। 2014 के आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अकेले 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटें ही मिली थी कांग्रेस को, जो कि इनका स्टैंड था 2009 में भी। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में किसी अन्य दल से गठजोड़ किए बिना अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसे भी केवल 2 लोकसभा सीटें ही मिली। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी यूपीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ी थी और उसे 4 सीटें मिली थी।
रामविलास पासवान की एलजेपी एनडीए के साथ रही और 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब अगर वोट शेयर देखेंगे पार्टीज की 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो बिहार में बीजेपी के वोट में करीब 16% का इजाफा हुआ। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 30% के करीब वोट मिले, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक घटकर 8.5% रह गया। जेडीयू को भी पिछले लोकसभा चुनाव में 8% का नुकसान उठाना पड़ा। उसका वोट शेयर 16.04% रहा। आरजेडी ने अपनी लय बरकरार रखते हुए 20% से ज्यादा वोट बटोरे और एलजेपी का वोट बैंक भी 6.5% के करीब बना रहा। 18% से ज्यादा वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों में बंट गए। सोनिया। टीना, जैसे कि आपने बताया जो आंकड़े हैं, और साथ ही बिहार हमेशा सुर्खियों में रहा है, हमेशा उसने सुर्खियां बटोरी हैं। 2009 से लेकर अब 2019 में स्थिति कितनी बदली है, इस सब पर हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शैलेश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय सिंह जो हैं संपादक फर्स्ट पोस्ट के। संजय सिंह से ही करेंगे शुरुआत। संजय जी, क्या लग रहा है, रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हुई हैं कुछ? 2009 के आंकड़े टीना ने हमें बताए, उसके बाद भी अब 10 साल बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर बिहार को अगर आप लॉन्गर टर्म देखें तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस बहुतायत साथ रही, सिवाय 2009 को छोड़ करके, जिस समय लालू यादव अलग हो गए थे, एलजेपी साथ में थी, समाजवादी पार्टी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया था। बट ब्रॉडली कांग्रेस और ये आरजेडी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे थी। उनके साथ जो 2 और पार्टियां हैं, 3 और पार्टियां हैं, जैसे जीतन मांझी की एक पार्टी है, एक नया उन्होंने एक सन ऑफ मल्लाह उन्होंने एक पार्टी बनाई है मुकेश साहनी ने, और एक आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अब ये तीनों ही अनटेस्टेड, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार मंत्री बने, उनकी एज ए पार्टी उनकी वजूद कोई खास नहीं थी, या उसके पहले उनका कोई रिकॉर्ड उस तरह का नहीं था, मतलब एक बार जरूर वो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो एनडीए बिहार में अरिथमेटिक के हिसाब से भी और केमिस्ट्री के हिसाब से भी महागठबंधन से आगे है। अब ये वर्ड बिहार से शुरू हुआ महागठबंधन असेंबली इलेक्शन 2015 के, लेकिन देशव्यापी उसमें कांग्रेस को जहां लीड करना था वो खैर नहीं हो सका। लेकिन अगर बिहार के स्ट्रिक्टली परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार प्रूवन, मतलब वैसे 5वीं बार वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो ये चौथा उनका, बीच में थोड़े दिन उन्होंने जीतन मांझी को दे दिया। उन्होंने जब अकेले लड़े थे तब भी उनका वोट फीसदी आप बता रही थी, उनका वोट फीसदी भी जोड़ दीजिए। यूपी में हम बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक की बात करते हैं, बिहार में अरिथमेटिक की बात नहीं करते। बिहार में अरिथमेटिक एनडीए, एलजेपी और जेडीयू को मिला दें तो 50% प्लस यूं ही है। मोर ओवर, अगर ये चुनाव नेशनल इलेक्शन है, मोदी के नाम पे है, मोदी की अपील भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, नीतीश कुमार का वहाँ पे अपना एक प्रूवन क्रेडेंशियल है, और सीट शेयरिंग भी उनका काफ़ी कंफर्टेबली वो हो चुका था पहले। तो मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन निश्चित रूप से एडवांटेज एनडीए है। शैलेश जी, मोदी प्लस नीतीश का डबल इंजन है, लालू के ना रहने से गैप है, कोई बड़ा नेता वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा इन 2 नेताओं के अलावा, क्या बराबर की लड़ाई नहीं है? निश्चित तौर पे इसमें इस बार जो है, जो पिछले चुनाव के कॉम्बिनेशन थे वो बदल गए हैं। 2014 में एनडीए को अगर अब हम देखें तो बीजेपी और उसके साथ में उपेंद्र कुशवाहा थे, और ऑफ कोर्स रामविलास पासवान जी की पार्टी शामिल थी। जेडीयू अलग था और लालू प्रसाद यादव भी अलग थे। तो उसमें बीजेपी को बड़ा एडवांटेज मिला, और लगभग 2009 के मुकाबले उनको लगभग 2 गुनी जीत मिल गई। उनकी बाकी उनके सहयोगियों को मिला दें तो वो एक तरह से एक बहुत अच्छी स्थिति में 2/3 से ज़्यादा वो ले गए थे। इस बार जो कॉम्बिनेशन है वो नया है, बिल्कुल नया है, और ये ठीक है कि उसकी परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन इसमें क्या है कि बिहार को अगर नीचे से, उसके ज़मीन से देखें तो बिहार में एक अति पिछड़ों का वर्ग है जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ सामने आया है। इसके पहले पिछड़ों का एक वर्ग
होता था जिसका नेतृत्व एक तरह से लालू जी के पास में होता था। लेकिन ये जो अति पिछड़े हैं, इनकी जो महत्वाकांक्षा है, इसलिए आप देखिए उसी महत्वाकांक्षा के कारण उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो छोड़कर चले गए। उन्होंने दूसरी तरफ, क्योंकि उनको उतनी सीटें यहाँ नहीं मिल रही थी, उसी तरह से मांझी चले गए। तो बहुत सारे लोग इस तरह से निकल कर गए हैं और इसका टेस्ट जो है वो पहली बार होना है। लेकिन एक बात तय है कि जो अति पिछड़े हैं, ये प्रयोग किसी समय में नीतीश कुमार जी ने किया था कि अति पिछड़े और अति दलित, इनका जो राजनीतिक महत्व है उसको सामने लाया जाना चाहिए। लंबे समय तक ये उनके साथ रहा और उनकी जो लंबी पारी है बिहार में, वो थोड़े दिनों के लिए उन्होंने मांझी जी को बनाया था मुख्यमंत्री, लेकिन वो कुल मिलाकर के जब से लालू यादव जी का जो पराभव हुआ है उसके बाद से वो हैं। उसके पीछे कुछ कारण भी है। एक तो जो विकास का हम वो देखते हैं, बिहार में सड़कें नहीं थी, गांव में तो बिल्कुल नहीं थी। निश्चित तौर पे इसी नीतीश कुमार के शासन में वो सारी सड़कें बनी हैं, गांव में गलियां बनी हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ और कि क्या होता है कि विकास आपको कहीं ठहरने नहीं देता है, विकास और डिमांड करता है। ये एक बड़ी खतरनाक सी स्थिति होती है। जो पिछड़े होते हैं वो पीछे रहते हैं, लेकिन जब विकास होने लगता है तो उनको और की इच्छा होती है। तो वैसे ही जो ये अति पिछड़ी जातियाँ हैं, अति दलित जातियाँ हैं, इनके बीच से नया नया नेतृत्व उभरा है और ये नया नेतृत्व जो है वो अपना हिस्सा मांग रहा है। तो अब ये नए कॉम्बिनेशन में सामने आए हैं। ये पहला चुनाव हो रहा है जब लालू जी लीड करने के लिए सामने नहीं हैं, उनके बेटे कर रहे हैं। महागठबंधन बन गया है, लेकिन छिटपुट चर्चाएं आती रहती हैं। अभी एक दो दिन, कल परसों भी एक खबर थी कि एक जगह जो एक को सीट दी गई थी उसकी जगह दूसरे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये जो रस्साकसी है वो भी थोड़ा बरकरार है, क्योंकि कोई ऐसा नेता अभी सामने नहीं है महागठबंधन में जिसको कि सब लोग मान लें कि यही नेता और ये इनके पीछे चल पड़े। जबकि जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है वो उसका नेतृत्व स्थापित है और उसके बिहार में नेता नीतीश जी हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रामकृपाल जी, आप क्या कहेंगे? लालू की कमी कितनी महसूस की जा रही है, ना सिर्फ बिहार के चुनाव में बल्कि आरजेडी पर से, और इसका कितना फ़ायदा उनके विरोधियों को हुआ है? देखिए, मैं बिहार को इस संदर्भ में, जैसे कभी शैलेश जी ने कहा और संजय जी ने भी कहा, एक तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनाव लोकसभा के लिए हो रहा है और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है और एक ऐसे नेता को चुनने के लिए हो रहा है जो कम से कम 5 साल सरकार दे। क्योंकि अब मध्यावधि चुनाव न कोई गरीब चाहता है, न मध्य वर्ग चाहता है, न अमीर चाहता है। 2-3 चीज़ें होती हैं। जब भी हम लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, हम विधानसभा से अटक कर उसी में रह जाते हैं और सारी एनालिसिस हमारी विधानसभा को लेकर के दिमाग में, क्योंकि समीकरण अलग होते हैं। मैं बता दूं आपको, आज़ादी के बाद से आज तक का चुनाव, जितने भी चुनाव हैं, आप कह लीजिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईमानदारी की बात अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, सन 52 से लेकर के सन 62-63 तक, जब तक नेहरू जी थे, नेहरू गांधी के नाम पे जनता वोट देती थी, बाकी कहीं कुछ भी नहीं था। उसके बाद से एक जब ट्रांजिशन हुआ, शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी ने संभाला। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी को निकाल दिया था। कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी को निकाला था और अकेली इंदिरा जी निकली थी सिर्फ कमलापति त्रिपाठी को लेकर के। जो रियल कांग्रेस थी वो अपनी जगह पे थी। वो बाद में चलो कांग्रेस आई और कांग्रेस वो हुआ। उसके बाद जो थंपिंग मेजॉरिटी मिली वो इंदिरा गांधी को मिली थी, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी। आप देखते जाइए। उसके बाद 5 साल के भीतर जेपी मूवमेंट शुरू होता है और एक पार्टी बनती है। उस बार की जो जनता ने वोट दिया, कम से कम उत्तर भारत की जनता ने, वो जयप्रकाश जी के नाम पे वोट दिया था। ना मोरारजी के नाम पे वोट मिला था, ना चंद्रशेखर जी को, वो तो बाद में कोई बना था। वो जयप्रकाश जी के नाम पे वोट मिला था। अमूमन इंदिरा गांधी की शहादत हुई और शहादत देते देते वो इंदिरा जी की शहादत के चलते 400 सीटें राजीव गांधी को मिली थी। वो कोई वो नहीं था हमेशा, देखिए। और वही एक है कि 84-85 के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से राजीव गांधी को सारी सीटें दे दी कर्नाटक की।
तो आपको और 1 महीने के 2 महीने के भीतर वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ। राजीव गांधी ने भंग कर दिया था कर्नाटक विधानसभा को। उसी वोटर ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े को, जनता पार्टी को अपना प्रांत का लीडर चुना। उसी ने दिल्ली के लिए अलग। तो देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है, आप जान के ताजुब होगा, सबसे ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक चेतना, राजनीतिक चेतना की बात करें बिहार में है। आप सारे पीरियडिकल जो बड़े बड़े हैं, जिनको बहुत माना जाता है, बहुत एकेडमिया पढ़ता है, सबसे ज़्यादा वो बिहार में बिकते हैं। और आज से नहीं है, ये 70s से है। जो सबसे बड़े पीरियडिकल यहाँ से दिनमान और ये प्रजानीति और इब्रीमेंस, अजित भट्टाचार्य जी का निकलता था, सारी चीज़ें, ये सारी लिटरेचर वहाँ। तो देखिए, बिहार का आदमी कमोबेश थोड़ा यूपी का भी, जो हिंदी का बेल्ट है, ये इनकी पूरी थिंकिंग में नस्लिस्ट थिंकिंग ज़्यादा होती है, यानी वो कुल मिला करके होती है। और एक जो बिहार में, जैसा कि अर्थमेटिक की बात भी की, जो आपने अभी देखिए, आंकड़े देख लीजिए, तो नीतीश कुमार को जितने वोट मिले थे और बीजेपी को जितने 30% वोट मिले थे, और प्लस रामविलास का जोड़ लीजिए, तो ये 50 के ऊपर चला जाता है। ऐसा कोई कारण नहीं है। जो एक उत्तर प्रदेश से जो यहाँ भिन्न स्थिति ये है कि यहाँ का जो काडर रहा है एनडीए और ये जेडीयू का और भाजपा का, वो एक साथ अतीत में काम कर चुका है। नेता अपने ईगो के चलते अलग हुए थे, काडर बहुत आराम से काम। और उस दौर में, जैसा शैलेश जी ने कहा, अच्छा खासा बिहार की सूरत बदली और विकास हुआ था। तो एक ये है कि ऑलरेडी वहाँ का वर्कर एक साथ काम कर चुका है। वो चीज़ यूपी में नहीं थी। काशी मुलायम मिले जरूर थे, लेकिन वो प्रयोग बहुत जल्दी फेल हो गया और बहुत ज़्यादा वहाँ के वर्कर के बीच एक दूरी बढ़ गई। बिहार में उल्टा था, नेताओं में ईगो हुआ, लेकिन वर्कर में काम करने का एक लंबा दौर उनको सीखा हुआ है। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि बिहार में कोई ऐसा उलट परिणाम आएगा। और ये देखिए, सबसे एडवांटेज जो है इसको जेडीयू और बीजेपी को क्या है कि एक लीडरशिप क्लियर कट वहाँ पे है। राज्य की जनता, अगर बिहार से कोई एक बंदा होता जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता, तो निश्चित रूप से आज एक कंटेस्ट दूसरा होता, कहीं भी होता है ये। तो मुझे आज की तारीख में ये लग रहा है कि देखिए, कोई बहुत बड़ी चुनौती बिहार से, जैसा कि पोल एजेंसीज के भी जितने भी आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे 3 स्टेट ज़्यादा कंफर्टेबल बीजेपी के लिए जो आज की तारीख में दिखाई पड़ती है, वो गुजरात के बाद बिहार और कुछ हद तक महाराष्ट्र, चौथे में नहीं जाता। तो मुझे तो बिहार में ये लगता है कि जो जेडीयू है और बीजेपी का ये कॉम्बिनेशन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। हालांकि मैं इस बात को कहता हूँ कि जब तक 23 को काउंटिंग नहीं हो जाए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक रूप से जागरूक है, सामाजिक रूप से जागरूक है। ये चीज़, हर चीज़ की भविष्यवाणी आप मान सकते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे की भविष्यवाणी को भी नहीं मान सकते। चलिए, कुछ और डेटा हम ले लेते हैं, चलते हैं टीना के पास। टीना, बिहार में कई दलों ने एक दूसरे के साथ गठजोड़ किया है, कौन किसके साथ गया है, क्या लग रहा है आपको जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उससे? तो बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के ताने बाने को देखते हैं। पहले बात करते हैं एनडीए की। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ रही है। सहयोगी दल जेडीयू भी 17 सीट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में गई हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के गठजोड़ को देखें तो इसमें कांग्रेस, आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, वीआईपी और लेफ्ट पार्टी शामिल हैं। इस गठबंधन में लीड रोल में है आरजेडी और तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 5 सीटें दी गई हैं आरएलएसपी को और 3 सीटें जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। 3 सीटें मुकेश साहनी की वीआईपी को और 1 सीट सीपीआईएमएल को। दिलचस्प बात इस बार के चुनाव में यह है कि विपक्षी गठबंधन में जो 2 पार्टियां हैं, आरएलएसपी और हम, वो 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी। इस बार सीट समझौते पर बातचीत नहीं बनी और दोनों ही पार्टियां विपक्षी खेमे में जा पहुंची। तो अब इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वोटर्स इसको कैसे देखते हैं, क्या वोट परसेंटेज में कोई असर आएगा, वोटों का डिवीजन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी और इसके नतीजे के लिए हमें 23 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा।
40 सीटें हैं बिहार में और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो उसकी आधी सीटों पर अकेले लड़ रही हो। संजय जी, आपके पास आते हैं। 2014 में जैसे पहले भी बताया इन्होंने कि 22 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार 17 पे मान गई है लड़ने के लिए। देखिए, अगर हम सीधे तौर पे देखें तो बीजेपी 5 सीट अपनी छोड़ रही है, लेकिन उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। एक तो नीतीश कुमार बीजेपी के बहुत पुराने एलाई रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार जरूर चले गए थे महागठबंधन बनाने, और उसमें उनका कुछ एक तरह का ईगो क्लैश मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी के साथ था, जिस पे वो काफ़ी हद तक कमिट कर गए थे। और एक सवाल मैं थोड़ा और समय लूँगा जो आपने अभी लालू यादव का पूछा। अगर आप 2015 का विधानसभा का चुनाव देखें, उसके पहले 2009 से 2004 में वो केंद्र में मंत्री थे और कुछ समय के लिए राज्य में भी उनकी सत्ता थी। और आप देखिए, उसके बाद से लालू यादव का लगातार पराभव होता रहा। लालू यादव स्वयं भी चुनाव हारे हैं। उनकी पत्नी 2 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, दोनों जगह से हारे हैं। तो अगर हम आरजेडी की आज बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट, मतलब एक बड़ा फूल माला जो आरजेडी को नीतीश कुमार के घर भेजना चाहिए, थैंक यू नोट का। भले ही आज कुछ और बातें कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार की ये मतलब गलती जो है वो जेडीयू के लोग भी मानते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो सुबह का भूला घर को शाम वापस आता, उस तरह से वो बीजेपी के साथ आ गए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो उसके पहले का जो इक्वेशन था जेडीयू और बीजेपी का, जेडीयू 25 सीटों पे जब वो साथ में थे तो चुनाव लड़ती थी। 2009 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 4 का चुनाव, जेडीयू 25 सीट और बीजेपी 15 सीट। तो जो आप बता रही थी कि 12 सीट बीजेपी के, वो 15 में बीजेपी के 12 थे। और जो टोटल आंकड़ा था वो 32 का उस समय भी था, पिछले चुनाव में भी 32 का आंकड़ा था, 20 जेडीयू जीती थी। एक्सेप्ट फॉर 2004, जिस समय अचानक एक सर्ज हुआ, लालू यादव को 22 सीटें वहाँ पे मिल गई थी, वरना 96 ऑनवर्ड बीजेपी कंसिस्टेंटली जो मेन स्ट्रेंथ ड्रॉ करती रही, जिसके कारण केंद्र में इतने मंत्री थे, तब यूपी बीजेपी के साथ नहीं होती थी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने 5 सीटें छोड़ी। दूसरा देखने का पहलू यह है क्योंकि बीजेपी आफ्टर ऑल विपक्ष में चली गई थी बिहार में, एक नीतीश कुमार ने उनका दामन छोड़ा, तो एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप काफ़ी बड़ा आता है। नीतीश कुमार की छवि अगर उस समय आप देखिए तो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर की प्रोजेक्ट कर रहे थे, जितने भी मतलब लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स, वो सारे लोग नीतीश कुमार मोदी का कोई अल्टरनेट हो सकता है, और कोई चैलेंजर है जिसका प्रूवन क्रेडेंशियल है, मतलब रेटरिक के टर्म्स में, फैक्ट्स के टर्म्स में, सब्सटेंस के टर्म्स में एक चैलेंजर हो सकता है, तो वो नीतीश कुमार चैलेंजर हो सकता था। तो नीतीश कुमार का साथ आना बड़ी बात थी। बिहार में आप सत्ता में वापस आ गए, तो 5 सीट अगर आप कंसीड कर रहे हैं बराबरी का एक दर्जा दे करके, तो आप उसके साथ दूसरे एलाइज को भी एक मैसेज दे रहे थे। जिस समय बाकी एलाइज के बीच में एक डिस्कम्फर्ट था, वो उन्होंने शिवसेना के साथ भी महाराष्ट्र में किया। मतलब ये एक दौर ऐसा आया कि जब बीजेपी को लगा कि ये ठीक है, उनका केंद्र में कोई मंत्री नहीं था, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन बाद में बनाया हरिवंश जी को। तो ये जो चीज़ है, इससे बीजेपी एक लार्जर मैसेज देना चाहती थी। हम 2009 की बात भूल जाते हैं, 2014 का जो सीट शेयरिंग है दोनों के बीच का, उसको याद रखते हैं। शैलेश जी, जैसे कि बताया संजय ने, एनडीए के लिए बड़ा आसान था गठबंधन करना, लेकिन यूपीए में कई बार खींचतान होती रही। और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस में भी काफ़ी तनातनी रही, बहुत लंबा समय लगा एक बनने में कंसेंसस। तो अगर आरजेडी की भी बात करें तो क्या जो टिकट दिए गए हैं वो, उसमें काफ़ी जो समय लगा, टिकट का बंटवारा अगर हम करें, उसको आप कैसे देखते हैं? कई लोग नाखुश हैं। नाराज़गी तो है, और जब इतना बड़ा गठबंधन आप बनाएंगे, और जेडीयू कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कुछ खास क्षेत्रों में ही उसकी मौजूदगी हो। हाँ। दरअसल उनकी आरजेडी की जो मौजूदगी है, माफ़ कीजिएगा मैं जेडीयू बोल गया, जो आरजेडी की मौजूदगी है वो पूरे राज्य में है। तो हर जगह से उनके यहाँ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको छोटी छोटी पार्टियाँ जो बिल्कुल क्षेत्रीय हैं, केंद्रित हैं, उनको साथ में लेना था। उसमें से 2 लोग तो एनडीए से ही छिटक कर आए थे, 2 पार्टियां छोटी छोटी, और फिर 2 और पार्टियां, तो 6 पार्टियों का वो संबंध है। तो कुल मिलाकर के इतने लोगों को एकोमोडेट करने के चलते उन्होंने
उनके बीच वो विवाद चलता रहा कि पहले तो ये कि कौन कौन सी सीटें किसको दी जाएं, ये विवाद लंबे समय तक चला, किस क्षेत्र से कौन लड़ेगा, फिर उस पर फैसला हो गया तो फिर ये आया कि वहाँ कैंडिडेट कौन होगा। फिर जो आरजेडी के भीतर अपने परिवार के में ही जो है एक विवाद शुरू हुआ, दो भाइयों के बीच की, उन्होंने कहा कि कुछ और हमारे कैंडिडेट होने चाहिए। तो ये तमाम सारे विवाद थे, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि इन विवादों के कारण उनको बिल्कुल आप हाशिए पर नहीं डाल सकते। वो बजाबते चुनाव मैदान में हैं। उनकी कमज़ोरी सबसे बड़ी है कि लालू यादव नहीं है और ऐसा कोई स्टैब्लिश्ड नेतृत्व नहीं है जिसको कि पूरा बिहार स्वीकार कर ले। जो लोग, हालांकि जीतन मांझी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो पहचान है वो बहुत सीमित क्षेत्रों में है। वैसे ही सन ऑफ मल्लाह पार्टी जो, उसकी भी पहचान सीमित क्षेत्र में है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उनका भी एक सीमित क्षेत्र में है। तो इसके चलते आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। वेरेज जो एनडीए है उसमें दोनों नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व देखें तो नीतीश जी का, और केंद्र में तो मोदी जी का नेतृत्व, ये स्थापित नेतृत्व है। और इसके बीच से ये चुनाव हो रहा है। चूँकि नए गठबंधन है तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी अगर हम उनके बारे में अभी से एकदम से भविष्यवाणी कर दें कि नहीं ये तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट हो भी सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक तरफा इम्पैक्ट नहीं हो सकता किसी का भी। अंडरकरंट जी, हाँ जी, देखिए हम इस पे काफ़ी डिबेट करते हैं कि लालू यादव बाहर होते तो क्या होता। मतलब एक सुपर ह्यूमन पोजीशन में उनको हम लेकर के आ जाते हैं। लालू यादव की एक खूबी ज़रूर है कि वो क्राउड को काफ़ी मतलब एंटरटेन करते हैं या कम्युनिकेट उनके साथ करते हैं, जिस तरह की क्राउड उस तरह की बात। और वो बड़े दम से इस समय भी कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूँ, जिसको चाहूँगा उसको बनाऊँगा, जिसको चाहूँगा उसको हटाऊँगा। लेकिन लालू जी 2009 में भी थे, लालू जी 2014 में भी बाहर ही थे, लालू जी 2005 मतलब उसके पहले जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें लालू जी बाहर ही थे। सिर्फ और सिर्फ 2015 में जब वो नीतीश कुमार के साथ आए और बीजेपी के वोटर को समझ में नहीं आया कि कल तक बहुत तारीफ करते थे नीतीश कुमार के नेतृत्व को, और उस समय में ऐसा क्या हो गया कि आप उसको अपोज कर रहे हैं। सामने उनके कोई नेता भी नहीं था और वो एक कॉम्बिनेशन जो था वो काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन था। तो इसलिए हम जब ये सही है कि लालू यादव का एक पर्सनालिटी है, जेल के अंदर से भी बहुत सारा संरचना, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि संरचना वो करते हैं या सीटों का जो बंटवारा है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं। अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी लाइबिलिटी साबित हुए 2015 के चुनाव में बीजेपी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा लाइबिलिटी साबित हुए बिहार असेंबली के चुनाव में, और इनकी महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा तो चीफ मिनिस्टर के नीचे मानने को तैयार नहीं थे। तो तेजस्वी यादव क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या जीतन मांझी को तेजस्वी यादव का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इफ एट ऑल जब भी वो चुनाव होता है। तो इतनी संभावनाओं को लेकर के कांग्रेस भी मतलब काफ़ी प्रखर हो गई वहाँ के विधानसभा के चुनाव को जीतने के बाद। तो इतनी संभावनाओं को लेकर के और इतना सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, उसको लेकर के चलना वो ठीक है, उस पर विवाद होगा, जो वोटर हैं उनको भी कुछ इंटरेस्ट हो सकता है। क्या तेजस्वी लालू यादव की जगह ले पाएंगे? क्या तेज प्रताप का कोई वजूद नहीं होगा? मीसा भारती खुद कहती हैं कि वो उतना मीसा भारती वो पटना साहिब से फिर से वो हैं रामकृपाल यादव के सामने। चलिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग बैटल है बगल में पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा और दिलचस्प मुकाबले तो हैं रविशंकर कई प्रसाद सारे। का है। हाँ। ये 2 मुकाबले का नतीजा आपको बता देगा कि बिहार किस तरफ जा रहा है। जी, छोटा सा ब्रेक चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो विधानसभा में क्या थी, किन पार्टियों की स्थिति, इस पर भी करेंगे चर्चा। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। राज्यनामा में आज हो रहा है बिहार का चुनावी विश्लेषण। बिहार में राजनीति हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है और जब मौसम चुनाव का हो तो ये संवेदनशीलता चरम पर होती है। इस बार भी बिहार पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा है। कहीं पुराने सहयोगी आमने सामने हैं तो कहीं पुराने प्रतिद्वंदी साथ साथ खड़े हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति क्या रंग दिखाएगी, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह ने। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव 2014 के मुकाबले बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार जहां बीजेपी जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे,
वहीं इस बार ये दोनों एक बार फिर साथ हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसलों में से एक शराबबंदी की चुनावी परीक्षा भी इस बार देखने को मिलेगी। बिहार राजनीति के पिछले 40 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लालू प्रसाद यादव चुनाव मैदान से बाहर हैं। महागठबंधन की बागडोर संभाल रहे तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के रुख से परेशान हैं। इस बीच आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण के अलावा मंडल आयोग की बची हुई सिफारिश को लागू करने का वादा किया है। समाज के अंतिम पायदान के लोग जो वर्षों से सदियों से जो उपेक्षित रहे हैं, जिनको उनका हक हुकूक नहीं मिला, जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी बराबर संघर्ष करते रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी भी बिहार में जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई जैसे मुद्दे जनता की जुबान पर हैं। कि मुद्दे तो बेसिकली अगर आप कहें तो विकास है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। विकास है, राष्ट्रवाद है और ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि विकास इतना तेजी से नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद से हुआ है, उसका लोगों को लाभ मिला है। बिहार में विकास से लेकर जातवाद और राष्ट्रवाद को लेकर अराजकता हर तरह के मुद्दे हैं और वोटर किस मुद्दे पर प्राथमिकता देंगे, तमाम नेता आजकल इसी रहस्य को जानने की कोशिश में हैं। और अब रुक करते हैं अखिलेश सुमन का, जिन्होंने कई राज्यों में दौरा किया है और चुनाव की बारीकियों को देखा है। अखिलेश बिहार में भी काफ़ी समय तक रहे थे और उन्होंने अपनी ज़मीनी रिपोर्ट की पड़ताल भी की है। अखिलेश, आप गए थे बिहार और गांधी मैदान भी गए थे, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही थी, तो क्या लग रहा है बिहार की नब्ज़ कैसी है, चुनावी नब्ज़? देखिए, बिहार में चुनावी नब्ज़ समझना इतना आसान नहीं है। आमतौर पे जैसा कि देखते हैं कि बिहार में एक एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में टक्कर है, लेकिन हर जगह पे हर सीट पे अलग अलग समीकरण हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको पाटलिपुत्र सीट का बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र सीट में मीसा भारती हैं, जो लालू प्रसाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर कहें तो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण है मीसा भारती, उनकी पुत्री हैं। मीसा भारती पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव से हार गई थी। लेकिन अब मीसा भारती की जो समर्थक है, उनका कहना ये था कि पिछले चुनाव में हमको सीपीआईएमएल का समर्थन नहीं प्राप्त था, इसलिए हमको जो 40,000 वोटों का अंतर था उसे हम हार गए। इस बार सीपीआईएमएल ने मीसा भारती को समर्थन कर दिया है, तो ये एक फैक्टर वो गिना रहे हैं कि हम अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये बोलें कि आरजेडी में खुद विभाजन है, आरजेडी में उस क्षेत्र से लड़ना चाह रहे थे आरजेडी के ही एक कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र, उनको सीटें नहीं मिली। उसके चलते वहाँ के जो आरजेडी के अंदर के खेमे में भी थोड़ी सी कुलबुलाहट है, थोड़ी सी नाराज़गी है। उनका कहना है कि मीसा भारती जब राज्यसभा की सांसद हैं, वैसे में उनको लोकसभा का टिकट देने की क्या ज़रूरत है। तो ये समीकरण आप देख रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में अगर सीपीआईएमएल का होना जाता है तो उनके पार्टी के अंदर जो विरोध है वह आरजेडी को परेशान कर रहा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हो सकता है आरजेडी को लगे कि हाँ ज़्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन जो अंदरूनी स्थिति है वह अंदरूनी स्थिति काफ़ी नाजुक है। अब अगर रामकृपाल यादव की बात करें तो रामकृपाल यादव का जो पुराना समर्थन था, उस पुराने समर्थन में कोई टूट नहीं मिली है, कोई विभाजन नहीं है और कई मामलों में क्या है कि उसमें थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मैंने देखा कि काफ़ी विश्वास के साथ प्रचार हो रहे हैं। उसी तरह से अन्य कई क्षेत्रों में जो बात कर रहे हैं कि जो जातीय जो कंसोलिडेशन है, जातीय कंसोलिडेशन कितना टूट पाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरजेडी या महागठबंधन के लोगों का कहना है कि जातीय जो गठबंधन है वो हमारे पक्ष में है, अधिसंख्य जातियाँ हमारे पक्ष में हैं। लेकिन अगर एक एक करके आप गिनना शुरू करेंगी तो जो एक बड़ा समुच्चय है वो ईबीसी एंड ओबीसी का है। ईबीसी उसमें 26% बनता है और उस 26% के बारे में आप नहीं कह सकते आरजेडी या लालू यादव की वो उनके पक्ष में जाएगा। बीजेपी का कहना है कि जो यादव जो वोट है जिस पे कि आरजेडी क्लेम करती है
उसमें विभाजन है, 40% वोट उसमें से बीजेपी को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक विभाजन की स्थिति आती है। दूसरा, महादलित और दलित का जो विभाजन नीतीश कुमार ने किया था, महादलित को जब उन्होंने दलित से अलग किया तो नीतीश कुमार को यह भरोसा बना या महादलित के लोगों में भी नीतीश कुमार के प्रति एक सहानुभूति बनी। वो तकरीबन 16 से 17% का वो चंक है। उस चंक में कितना विभाजन होता है, और ये सीट प्रति सीट, ये सीट हर सीट पे ये गणित काम करेगा। इसलिए अभी बिल्कुल खास तौर पे कोई यह समझ ले कि हमारी पूरी निश्चित तौर पे विजय है, उनकी निश्चित तौर पे हार है, यह नहीं है। लेकिन बहुत ही रोचक मुकाबला है बिहार में। आप जहां भी जाएंगे लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात, लोग कहीं से किसी को डर नहीं है। जिसको अगर गठबंधन के पक्ष में बोलना है वो गठबंधन के पक्ष में बोलते हैं, जिनको बीजेपी के बारे में बोलना है कि विकास नरेंद्र मोदी ने विकास किया है और नरेंद्र मोदी के रहते विकास की स्थितियां और ज़्यादा तेज हो सकती हैं, जो जिस तरह की क्या बात पाकिस्तान और पुलवामा ये सब के मामले में भी थोड़ी सी सहानुभूति मिल रही है बीजेपी को निश्चित तौर पे। लेकिन अंदर से एक यह भी कुछ लोगों का मानना है कि बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ सकता था नीतीश कुमार ने उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी कुछ जातियों में इसको लेकर भी है। तो कुल मिलाकर मैं यह कहूँगा कि इस बार बिहार में अगर सबसे रोचक कहीं मुकाबला है इस बार इस देश में तो वह है बिहार, जहाँ एक एक सीट पे लड़ाई बहुत ही जमकर हो रही है। जी, आपने कहा बिना डरे दिल खोल के बोल रहे हैं। लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई है बिहार की। बहुत अच्छी जी अखिलेश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जैसे कि अखिलेश ने बताया, जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें जातीय समीकरण ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन हम चलते हैं डेटा सेंटर बिहार लोकसभा चुनाव के गणित को समझने के लिए, और वहाँ के विधानसभा गणित को भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए टीना बताएं, क्या लग रहा है आपको विधानसभा के बारे में, किस तरह का समीकरण रहा वहाँ पर? जी सोनिया, बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव 2015 में और उससे पहले का चुनाव 2010 में हुआ था। इन चुनावों में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा था ये आपको दिखाते हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। तब बीजेपी ने बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 53 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 27 विधानसभा सीटें मिली थीं। जेडीयू ने तब 71 और आरजेडी ने 80 विधानसभा सीटें जीती थी। एलजेपी को 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, बाकी की 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो महागठबंधन बनाकर लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी शामिल थे। इस महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीती थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाई थी। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बनाया गया था बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन छोड़ दिया और फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, जिसमें एलजेपी, आरएलएसपी और हम शामिल थे। एनडीए को 2015 के विधानसभा चुनाव में 58 सीटें मिली थी। इससे पहले 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 91 सीटें जीती थी और कांग्रेस को तब मिली थी महज 4 विधानसभा सीटें। जेडीयू ने 2009 में बिहार की 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी के खाते में थी 22 सीटें। तो इन्होंने 2014 में जब 80 सीटें जीती तो इनके लिए काफी बड़ा इजाफा हुआ था वोट शेयर में। एलजेपी को तब 3 सीटों पर जीत मिली थी और बाकी की 8 सीटें अन्य में बंट गई थी। यहां भी हमें गौर करना होगा कि जब बिहार में 2010 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे, जबकि आरजेडी और एलजेपी एक साथ थे। कांग्रेस ने तब 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था। अब बात करते हैं पार्टियों के वोट शेयर की। बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे करीब 16.5% वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में गए थे 8.37% वोट। जेडीयू का वोट बैंक 2010 में करीब 23% रहा था और आरजेडी ने बटोरे थे करीब 19% वोट। एलजेपी भी 6.74% वोट बटोरने में कामयाब रही थी और बाकी का 26% से ज्यादा वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों के पास गया था।
5 साल बाद जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए तो भले ही बीजेपी ने केवल 53 सीटें जीती हों, लेकिन पार्टी ने अपने वोट बैंक को 16% से करीब 25% तक बढ़ाया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 8.37% से कम होकर 6.66% हो गया था, बावजूद इसके कि पार्टी ने 27 विधानसभा सीटें जीती थी। जेडीयू को भी 2015 में वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी को 16.83% वोट ही मिले और ये सीट्स की पोजीशन में भी आपने देखा होगा 115 से घटकर करीब 71 पर आ गई थी, जबकि आरजेडी का वोट बैंक 18% से ऊपर ही बना रहा था। एलजेपी की बात करें तो उसे मिले थे करीब 5% वोट और बाकी का 28% से ज्यादा वोट इस वक्त अन्य दलों और उम्मीदवारों के खाते में गया था। सोनिया जी, टीना बहुत बहुत शुक्रिया इस डेटा के लिए। और जिस तरह से टीना ने बताया कि असेंबली में किसका कितना वोट शेयर रहा, रामकृपाल जी आपके पास आना चाहूँगी। अगर नीतीश कुमार के सरकार की ही बात करें, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में, 2014 के मुकाबले 40 लाख ज़्यादा महिला वोटर हैं अब बिहार में और टोटल 3 करोड़ महिला वोटर हैं। 47% वोटिंग पॉपुलेशन कह लीजिए या वोटिंग स्ट्रेंथ हाई है इस बार महिलाओं की। दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं तो मोस्टली महिलाएं घर पर होती हैं। शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने की, स्वच्छता अभियान केंद्र सरकार का, हर घर बिजली जो नीतीश कुमार का था, उज्ज्वला, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या आपको लगता है पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, एक जो सवाल नीतीश कुमार 2014 के बाद ये अगला लोकसभा चुनाव है। याद कीजिए कि 2014 में जब ये चुनाव संपन्न हो गया और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में उसके काफ़ी दिनों के बाद, साल भर एक बहस चली थी कि क्या विकल्प हो सकता है मोदी का। शरद पवार ने एक ही नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने राहुल या कांग्रेस के किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया था कि एक विकल्प दिख रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और नीतीश कुमार है। राजनीतिक घटनाक्रम बदले, सारी चीज़ें बदली। जिनका नाम मोदी के विकल्प के रूप में देश में शरद पवार ने उठाया था, और शायद पहली बार वो उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था, वो कहा था नीतीश कुमार, वो खुद ही बीजेपी में चले गए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2014 के, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, आगे की बात 2014 से 19 के बीच में पूरे परिदृश्य में आप देख लीजिए। जो मैंने जैसा कहा था कि बिल्कुल पार्लियामेंट का चुनाव है, ये विधानसभाओं के चुनाव, जैसे आपने देखा है कि 9 से कोई 14 की कोई समानता नहीं है, या 10 से 15 में कोई समानता बहुत ज़्यादा नहीं होती। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आज की तारीख में जो राष्ट्रीय इशूज़ हैं, और मैं खुद मानता हूं कि कम से कम हिंदी काऊ बेल्ट की जनता, इसके साथ एक ही दिक्कत है जो बाकी राज्यों से अलग है, यहाँ के लोग पहले राष्ट्रीय हैं फिर क्षेत्रीय होते हैं। बाकी जो लैंग्वेज स्टेट हैं वहाँ चाहे जो भी कहिए, पहले एक उनमें आता है कि हम गुजराती हैं, मराठी हैं, फलाना है, उसके बाद वो राष्ट्रीय होते हैं। राष्ट्रीयता उनकी भी उतनी ही वो है, लेकिन वो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को उस करते हुए। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बेसिक बात यह है कि राष्ट्रीयता, तो आप ये जो चीज़ें हैं समीकरण, उसको नीतीश कुमार का, मैं एक बार बिहार में गया था इस चुनाव के बाद, मैंने देखा था और मैं काफ़ी वहाँ घूमा किसी जगह पे, मैंने पूछा था कि भाई यहाँ क्या है, किस चीज़ के नीतीश इतने पॉपुलर हैं। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो काम, एक आदमी ने बताया मुझे, वो कई लोगों ने, कि नीतीश ने यहाँ की लड़कियों को जो साइकिल एक देना का जो वहाँ कार्यक्रम शुरू किया था, वो अंदर खाने इतनी बड़ी सामाजिक रिवॉल्यूशन थी, यानी सोशल एम्पावरमेंट जैसे कहते हैं ना, एक पूरा वर्ग का, जिसका शायद बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हो सकता है कि क्षेत्रीय मीडिया में हुआ हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो जो उन्होंने, नीतीश कुमार ने इस तरह की चीज़ों को, जो महिलाओं को लेकर के, इनको लेकर के, जैसे महादलित वाला उन्होंने प्रयोग किया, वो बहुत सारी चीज़ें की। और जब ये आरजेडी मिली तो निश्चित तौर पर देखिए, मैं खुद मानता हूं कि लालू को कोई खारिज नहीं कर सकता। उनकी एक पहचान है, वो कमज़ोर हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जब नीतीश सत्ता के साथ रहेंगे जैसे बीजेपी के साथ, तो वहाँ एक अपोजिशन के रूप में रहेगा और उसको नेचुरल सहानुभूति। लेकिन एक दिक्कत जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है, उसको बहुत बारीकी से समझने की चीज़ चाहिए। आरजेडी की दिक्कत क्या है, किसी भी स्टेट में अगर 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो एक तो उनको वैसे दिक्कत हो जाती है,
अगर दोनों ही वही स्टेट में ही अगर उनको राजनीति करनी, एक उसमें से अगर केंद्रीय राजनीति में नहीं जाता है तो दोनों के लिए दिक्कत होती है, चाहे वो जेडीयू हो आरजेडी है। प्रॉब्लम यह है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हिंदुस्तान में पैदा हुई, ये सब कांग्रेस का पेट फाड़ के पैदा हुई। यानी जो उनकी आज कोर स्ट्रेंथ है वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, इसलिए वो किसी मजबूरी में कांग्रेस से समझौता तो जरूर करती है, लेकिन उनको एक ख्याल रहता है कि ये ऐसी पार्टी है, इसी का जो है वोट बैंक हमारे हाथ में आज है। वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ कोई बीजेपी का वोट छीन करके ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं पैदा हुई थी। बीजेपी का जिसको जनसंघ कहते हैं 62 से, उसकी जो गुठली है वो डिस्टिंक्ट है, वो 20 से 22% है, चाहे वो 2 सीट पाएँ या 272 पाएँ, वो 20% जो कोर स्ट्रेंथ है वो राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, राष्ट्रीय हिंदुत्व या ये उसका एक अलग अलग है, सब जगह आपको बिखरा हुआ मिल जाएगा, वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को अपने पास तो लाना चाहती हैं, लेकिन उसको एक खतरे के रूप में हमेशा देखती हैं। इसलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती किसी भी कीमत पर, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वो टोटल कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, वहाँ से आया हुआ प्योर। आप अखिलेश का कह सकते हैं वो सारा नहीं है, लेकिन तो ये जैसे अभी 9 सीटें दी हैं, तो कुल मिलाकर के कि आरजेडी के अपनी खुद की हैसियत इसलिए कि एलाइस को देने में वो थोड़ी सी कमज़ोर तो हुई है। प्लस जो सबसे बड़ी उनके साथ दिक्कत है कि लालू यादव जो उनका मेन है, जो एक प्रतीक के रूप में रहते हैं, वो जेल में है, और जो अखिलेश की हैसियत अखिलेश ने बना ली है वो उनके बेटे की वहाँ मुझे नहीं लगती है। तो एक मैं बात कह रहा हूँ कि आज की तारीख में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं फिर इसके साथ कहता हूँ निश्चित तौर पर आरजेडी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सारे समीकरण हैं, एक मैं यही सवाल करता हूं कि जो लोग देखिए उत्तर प्रदेश में था 2017 में, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां जो बीजेपी के खेमे में गई थी, वो 2017 से 19 में ऐसा क्या कारण है कि वो लौट गई हैं? अगर लौट गई हैं तो किसकी तरफ लौटी हैं? ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। अगर वो नहीं लौटी है तो बहुत बड़ा चंक है वो। हमारी आदत होती है विश्लेषण में, हम हमेशा जो होता है ना, सवर्ण, दलित और ये माइनॉरिटी, इसको जोड़ लेते हैं 17-18%, 18%, लेकिन ये जो छोटे छोटे 1.5%, 2%, 3%, ये जाकर के 30-32% जो होते हैं, ये इनमें भी अलग अलग हैं, क्षेत्रीय हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के जैसा मुझे लगता है काऊ बेल्ट में बहुत बड़े पैमाने पर इसमें से बीजेपी की तरफ हैं, वो ऑलरेडी हैं। तो ये जो स्थिति है, अब मैं जमीनी एकदम नहीं जानता हूं कि अचानक कोई ऐसी चीज हुई हो, लेकिन मुझे कोई जो एंटी इनकम्बेंसी मुझे 2014 में दिखाई पड़ रही थी या सबको दिखाई पड़ रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी यूपीएस 2 के खिलाफ, उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी मुझे आज की तारीख में, पढ़े लिखों के बीच जरूर है, लेकिन आप जमीन पर अगर जाइए, वहां पे जाइए, तो उस तरह का कहीं दिखता नहीं है। जी, रिजल्ट की बात मैं फिर कहता हूं कि मैं 23 तारीख को जो भी होगा। संजय जी, जैसे किसान की अगर बात की जाए बिहार में, तो किसान आत्महत्या हमें सुनाई नहीं देती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जोत बहुत छोटी होती है किसान की, और जो ये पीएम किसान या किसान सम्मान जो दिया गया, इसका कुछ असर आप देखेंगे? देखिए, 2 चीज़ है। पहले जो महिला वाला, जो अगर आप किसान को देखिए, हम कई बार किसान एक होमोजेनस ब्लॉक नहीं है, उसके अंदर भी जाति है, उसके अंदर भी एस्पिरेशंस है, उसके अंदर भी युवा हैं, उसके अंदर वृद्ध हैं, मतलब तमाम तरह के लोग हैं, और उनके भी एस्पिरेशन बाकी लोगों के साथ है। रिम्यूनरेशन उनका क्या है, तो उस पक्ष को गौर करना चाहिए। एक देखिए, महिलाओं में अगर शराबबंदी की सबसे ज़्यादा, अगर कहीं ज़्यादा उससे कोई पक्ष प्रभावित होता है तो वो महिलाएं हैं, और एक महिला के कहने पर ही किया था, महिलाओं के कहने पे हुआ था। उसके पहले काफ़ी ज़्यादा शराब का प्रचलन हो गया था, वो भी एक स्थिति है, और उनकी एक खुशी इस चीज़ के लिए है कि हमारा परिवार जो टूट रहा था, या परिवार में कई जगह दंगा हो रहा था, मतलब ठीक है, शराबबंदी होगी तो बूटलेगिंग होगी, गलत तरीके से शराब आएंगी, वो चीज़ें वहाँ भी हैं, लेकिन ब्रॉडली एक बंद हुआ। दूसरी चीज़ है कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्वेशन किया, तो एम्पावरमेंट की प्रक्रिया फर्स्ट टर्म से शुरू हुई। और जो साइकिल की बात रामकृपाल जी कर रहे थे, साइकिल एक एम्पावरमेंट की वो चीज़ दे रही थी लड़कियों को, कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो पैडल मार करके जब घंटी बजाते हुए निकलती थी, और पूरा जत्था का जत्था स्कूल जाता था। तो वो एक एम्पावरमेंट, एक बदले हुए बिहार में महिलाओं का क्या एस्पिरेशंस होंगे, उसको वो चिन्हित करता था। किसानों का देखिए, एक इशू बिजली, अगर मान लीजिए एक बिजली की जो स्थिति है,
बिजली आने से उसका प्रभाव पंपिंग सेट पे भी पड़ता है, घर में बच्चे की पढ़ाई पे भी पड़ता है, और आपका पूरा जो सामाजिक परिदृश्य होता है कि शाम के 6 बजे के बाद आपका जीवन अंधकार होता है, उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है, उजाले की राह होती है। तो बिहार में अब हर जगह वो बिजली है। मेरा खुद का गांव मतलब एक ऐसी जगह पे था जहां बिजली 6 महीने पहले गई है, तो इसलिए हमारे गांव में लोगों के अंदर काफ़ी ऊर्जा उस चीज़ को लेकर के है, काफ़ी खुशी है। तो ब्रॉड अगर आप उन तरह के पैमाने पे जाएंगे, कुछ निश्चय जो नीतीश के साथ निश्चय थे वो कुछ एनडीए के जो मोदी के निश्चय हैं उसके साथ वो मिक्स कर रहे हैं। फिर एक दूसरा इशू शौचालय का भी एक आता है। तो सोशल एम्पावरमेंट या सोशल किसी तरह का आप कहिए डिग्निटी की अगर जो चीज़ होती है, नीतीश कुमार हम बार बार जाति पे जाते हैं, लेकिन मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ जाति किसी को चुनाव नहीं जितवा सकती। अगर सिर्फ जाति चुनाव जितवा सकती थी तो एक व्यक्ति जो सत्ता में आ जाता वो जीवन भर सत्ता में रहता, क्योंकि ब्रॉडली अगर है तो जाति का शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता जाता है। नीतीश कुमार की जाति का कोई बिहार में बहुत बड़ा शेयर नहीं है, या नरेंद्र मोदी की जाति का हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है। आप किस तरह से अपने आप को काम के दौरान या जो आपका पब्लिक लाइफ है उसके दौरान आप अपने आप को ढालते हैं, जिससे कि बाकी पक्ष आपका समुदाय के साथ चिन्हित करके बाकी पक्ष आपके साथ आते हैं या आपसे दूर जाते हैं। जी शैलेश जी, बड़े नाम कुछ नाराज़ हैं, जैसे गिरिराज सिंह की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, कीर्ति आज़ाद की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, या शाहनवाज हुसैन को भी उनका भी टिकट कट गया, तो इससे कुछ असर पड़ेगा? कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो सकता। उसका एक कारण ये है कि ठीक है गिरिराज जी मंत्री हैं ही, और उनको वो थोड़ा सा लगा था, लेकिन फिर से उनको क्षेत्र मिल गया है और अब अपने चुनाव में लग गए हैं, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तेज प्रताप जो हैं उनका पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, तो छिटपुट ही कुछ कुछ कर सकते हैं। और जो वो कर सकते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश से नाराज़ होकर उनके चाचा ने किया कि एक पार्टी बनाते पैरेलल खड़ा कर देते तो शायद कुछ होता, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं दिखाई देगा। लेकिन मुझे अब भी ये लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से नीतीश जी कर रहे थे कि अति पिछड़ा और अति दलित, इनके एम्पावरमेंट के जरिए इनको एक पॉलिटिकल फोर्स बनाया जाए, वो इस बार थोड़ा विभाजित है। तो नतीजों से ये पता चलेगा कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग बाहर गए हैं एनडीए के दायरे से, घेरे से, वो कितनी अपील लेकर गए हैं, नहीं भी लेकर जा सकते हैं। कई बार आप एक कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, आपको लगता है कि अब हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उससे बाहर जाते हैं आप धाराशायी हो जाते हैं जी। तो ये स्थिति भी हो सकती है। और इस बार लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक नेता ऐसे भी हैं जिनका राजनीतिक भविष्य ही तय होगा, और अदर में भी है। आप लोग स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार का चुनावी विश्लेषण था ये राज्यनामा राज्यसभा टीवी पर। हम लगातार आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। बिहार की बात करें तो एक चीज़ को हर कोई मिस करेगा, और वो है लालू यादव का हास्य रंग, जो कि वो अपनी चुनावी रैलियों में जाहिर है ऑडियंस को बहुत हंसाते थे और टीवी मीडिया पे भी काफ़ी चर्चित रहते थे। इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।